धन्यवाद और मैं अगला सत्र हम आरंभ करते हैं। आज आज हम एक आदर्श गाँव की तरफ चलते हैं और आदर्श गाँव जो है वो एक जिला गोंदिया महाराष्ट्र का एक गाँव है। तो मैं उनका परिचय देने के लिए मैं आदरणीय बहन कल्पना जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय जी को मैं भाई साहब को बुलाने के लिए जी। जी धन्यवाद दीदी। सदन को कोटि से नमन और गुरु सत्ता को, ईश्वरी सत्ता को, सूक्ष्म उपस्थिति को बारंबार नमन करते हुए ये कृषि की जो चर्चा होगी उसमें जो योगार प्रोग्राम है उसमें मैं संपूर्ण ये जानकारी मुनीलाल भैया जी देंगे, लेकिन मैं छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। ये आदर्श ग्राम के लिए भज्जेपार, तालुका सालेकसा, जिला गोंदिया से सरपंच है, जो नवयुवा सरपंच है, जो अपने ग्राम के लिए नवांकुर योजना के अंतर्गत और अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने अपने गांव को, ग्राम को आदर्श ग्राम बनाया है। तो उसके लिए महाराष्ट्र में जब सर्च करेंगे तो भज्जीपार नाम आएगा आदर्श ग्राम के लिए। तो अपने गाँव को कैसे आदर्श बनाए, ये अपने शब्दों से, अपने अनुभव से हमको बताएंगे। तो ये कृषि से लेके एक आदर्श ग्राम तक की जो ये जो रास्ते तय कर रहे हैं हम लोग, एक एक कदम चल रहे हैं। तो इसके लिए सदन का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें श्रेय है। और इसमें इसी कदम में हम लोग सब, जैसे चंदना में जो चल रहा है यहाँ पे, तो भी एक आदर्श ग्राम के लिए जा रहा है, लेकिन कैसे करे, क्या करे, जो अनुभवशील है वही बता पाएंगे। तो चंद्र कुमार भैया जी को मैं आमंत्रित करूंगी, वो अपने अनुभव बताएंगे कि किस तरीके से सदन में उनको बहुत बहुत स्वागत है उनका, उनको आमंत्रित करती हूँ। चंद्र कुमार भैया जी, आपका स्वागत है। आइए मंच पे, आप ऑन करिए अपना वीडियो। जी जी भैया जी, आप अपने अनुभव बताइए, अपना परिचय बताइए और कैसे आप आदर्श ग्राम कैसे हुआ है, आप बताइएगा जी। सबसे पहले सबको नमस्कार। अ, हेलो। हाँ जी, 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 आवाज़ आ रही है। जी, नमस्कार। सबसे नमस्कार, नमस्कार। 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 सालेकसा तहसील पहले आप सालेकसा की अपना पूर्व परिचय मुख्यालय है। दीजिए और फिर मैं आपके कुछ वीडियो और फ़ोटो दिखा दूँगी और फिर आप जी सविस्तर से आप चर्चा करेगा। जी। जी जी। मैं चंद्र कुमार बहकार, सरपंच, ग्राम पंचायत भजीपार। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से सटी हुई सालेकसा तहसील में ये छोटा सा गांव है, 2200 जनसंख्या है। और मैं सरपंच संगठन का जिलाध्यक्ष करके कार्यरत हूँ। बहुत सुंदर। जी। अ, बहुत सुंदर आदरणीय चंद्रकांत भैया और मैं आप आगे जो चंद्रकांत भैया जी ने फ़ोटो भेजी है, वीडियो शेयर किए हैं, मैं वो सबसे पहले थोड़ा-सा आपको दिखा देती हूँ, फिर बाद में हमारे मुख्य वक्ता उन पर अपनी टिप्पणी, अपना मार्गदर्शन देंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा उनका जो गाँव है, उनका जो ग्राम पंचायत है, वो क्या-क्या करते हैं गाँव के लिए, वो सब मैं पहले एक बार दिखा देती हूँ। चलिए, आते हैं सबसे पहले। दिखाई दे रहा है? हाँ दीदी, दिखाई दे रहा है। चलिए, ये है। आप बोलते जाइए आदरणीय चंद्रकांत भैया जी। जी जी जी। आ, हम सबसे पहले ग्राम पंचायत में प्रकृति की रक्षा के लिए माझी वसुंधरा अभियान करके चलाते हैं। जो अपने भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो पंचतत्व है, जिन पर संपूर्ण सृष्टि निर्धारित है, इन पंचतत्वों का रक्षण करने के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए हम यह अभियान चला रहे हैं। इसमें प्रमुख तौर से पृथ्वी का अगर संरक्षण करना है तो पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। इसलिए हम विविध अवसर पर पेड़ लगाने के एक निश्चय लेते हैं। और इसमें हमारे मराठी में माझी वसुंधरा अभियान के तहत मैंने बर्थडे का झाड़, यानी वाढदिवसाचे झाड मराठी में हमारा उसका संकल्पना का नाम है। यानी किसी व्यक्ति का
बर्थडे है, केक न काटते हुए वह अपने बर्थडे के अवसर पर जन्मदिन का झाड़ लगाता है। वह किसी भी प्रजाति का झाड़ हो, लेकिन प्रमुख रूप से हम देसी और उसमें भी फल देने वाले वृक्ष लगाते हैं। दूसरी बात, बाळाच्या जन्माचे झाड़ करके मराठी में संकल्पना है हमारी। जो किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसके स्वागत के लिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं। उसके बाद अपने घर में कोई ज्येष्ठ व्यक्ति का निधन होता है तो उसके निधन के अवसर पर भी हम मोक्षधाम में उनकी याद में 8वें नीचे झाड़, इस संकल्पना को लेकर पेड़ पौधे लगाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो पेड़ पौधों की संख्या बढ़े और प्रकृति प्रेम नागरिकों में ये करे, इसलिए हम पेड़ पौधों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न अवसर पर पेड़ लगाने का काम करते हैं। और इन सभी इवेंट में ग्राम पंचायत की तरफ से हम निःशुल्क तौर पर सभी को पौधे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रकृति की रक्षा के लिए जैसे उसमें घटक है अलग अलग, जैसे भूमि घटक हो गया, तो भूमि घटक में प्रकृति अच्छी बना रखने के लिए, पृथ्वी की सुंदरता के लिए हम प्रति रविवार गांव में, फिर वो कोई भी ऋतु हो, हर सीजन में हम हर रविवार को 2 घंटे सफाई अभियान चलाते हैं, जिसमें काफ़ी महिलाएं, जेंट्स, उसके बाद स्कूल के बच्चे सभी लोग रहते हैं। उसके बाद प्लास्टिक, सिंगल यूज जो प्लास्टिक होती है उसका उपयोग कम करने की लोगों में जन जागृति करने का काम करते हैं, जिससे प्रकृति अच्छी रहे, प्रदूषण रहित रहे, विरहित रहे। उसके बाद जो जल घटक है, यानी पानी का प्रदूषण ना हो, वाटर लेवल जमीन का अच्छा रहे, इसलिए अपन विभिन्न उपक्रम चलाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो त्योहार होते हैं, त्योहार हम इको फ्रेंडली करते हैं। जैसे कन्हैया हो गया, गौरी हो गई, नवरात्रि हो गया, गणपति उत्सव हो गया, बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। इस तौर पर पिछले अनेक वर्षों से परंपरा रही है कि गांव में किसी तालाब में या फिर नदी नाले में मूर्तियां और वो जो निर्माल्य होता है, फूल फूल वगैरह जो भी है, पत्ते, यह सब नदी नाले में तालाब में डालकर जल प्रदूषित करने का काम किया जाता है। तो इससे जल प्रदूषण ना हो, इसलिए हम इको फ्रेंडली विसर्जन की टंकियां बनाते हैं ग्राम पंचायत की तौर से। प्रमुख चौराहों पर 3 जगह हम ये टंकियां रखते हैं, और किसी भी मूर्ति को हम नदी नाले तालाब में न रखते हुए वहीं पर हम विसर्जित करते हैं, जिससे गांव के नदी नाले तालाब का जो पानी है स्वच्छ और सुंदर रहता है। उसके बाद दिवाली जैसे त्योहार है बड़े, तो दिवाली के त्योहार में इतने बड़े पैमाने पर पटाखे ये करने का यानी पुरानी परंपरा है, लेकिन इससे वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर होता है, जिससे हम इसको रोकने के लिए इसी साल दिवाली में हमने पटाखे मुक्त दिवाली और किताब युक्त दिवाली ऐसा अभियान चला है, जिसमें बच्चों को और उनके अभिभावकों को हमने आह्वान किया था कि पटाखे न फोड़ते हुए पटाखों के पैसों से बच्चों को किताब खरीद के दे, चाहे वो किताब पाठ्यक्रम की हो या किसी भी प्रकार की हो, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बनी रहे। और इस अभियान को गांव के लोगों ने अच्छी तरह से प्रतिसाद दिया और बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण रोकने का काम हमने किए हैं। उससे उसके बाद महत्वपूर्ण जल प्रदूषण के लिए एक और हमने किए हैं, जो अंत्य संस्कार के समय एक बार अंतिम अगर ये हो गया उनका संस्कार, उसके बाद जो राख बची रहती है वो राख नदी के पानी में डालने की परंपरा है, लेकिन उससे भी जल प्रदूषित होता है। इससे यह राख नदी में न डालते हुए उसका उपयोग हम खाद के लिए करते हैं, और गांव में जो पेड़ पौधे लगाते हैं उनके लिए उस खाद का उपयोग होता है। जन्मदिन के अवसर पर लगाए हुए हमारे भजेपार में सड़क के किनारे दोनों साइड में 160 नारियल के पेड़ लगे हैं, हाइब्रिड जाति के, जिनको 4 साल में फल आएंगे। और आम हो गया, जामुन हो गए, इस तरह के जो देसी पौधे हैं, यानी असंख्य तौर पर पौधे लगाए गए हैं। उसके बाद प्रकृति की रक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बंदी का ठहराव हमने ग्राम सभा में लिया है। बाल विवाह मुक्त गांव रहे, इसके लिए हमने शपथ विधि और ठहराव लिया है। टीबी मुक्त गांव करने के लिए हमने ठहराव लिए हैं। और जो विभिन्न प्रकार के जो अच्छे ये उपक्रम हम कर सकते हैं, इस तरह के ग्राम सभा के माध्यम से ठहराव लिए और उनका हम अनुपालन करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, अपने देश को अगर आगे बढ़ाना है, गांव को आगे बढ़ाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है एजुकेशन। और एजुकेशन पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारी भजेपार में स्वामी विवेकानंद अध्ययन कक्षा इस नाम की लाइब्रेरी हमने 2017 में शुरू किए थे। जो एक जर्जर इमारत थी आंगनवाड़ी की,
जहाँ कोई बच्चे बैठते नहीं थे वो खाली पड़ी थी, उसका जीर्णोद्धार कर हमने 2017 में जन सहयोग से लोगों से चंदा लेकर वहाँ वाचनालय की शुरुआत की। आज वहाँ पढ़ाई करके लगभग 40 लड़के सरकारी नौकरी में अच्छे पदों पर कार्यरत है और हर साल गांव से 8 से 10 लड़के नौकरी में लगते हैं। पिछले साल एक ही गांव में एक ही भर्ती में एक ही गांव से 7 लड़के भारतीय सैन्य में यानी आर्मी में शामिल हुए। यह हमारे लिए गौरव की बात है। जिले में शायद पहला ऐसा गांव था जो एक ही गांव से 5 से 7 लड़के एक साथ मिलिट्री में ज्वाइन हुए हैं। और इसी कड़ी में एजुकेशन को बढ़ावा मिलने के लिए हम ग्राम पंचायत की तरफ से छात्रवृत्ति हो, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इनके लिए हम पूरी तरह निःशुल्क तरह से बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चलाते हैं, जिससे काफ़ी बच्चों को अच्छा फायदा हुआ है। वाचनालय में सारी सुविधाएं हम मुहैया करा रहे हैं और इसका रिजल्ट भी हमको मिला है। दूसरी बात, अगर शिक्षा के बाद कोई जरूरी चीज़ है तो वह है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए गांव में जो सब सेंटर है उसमें सुविधाएं मुहैया करने के अतिरिक्त हम गांव में बड़े बड़े स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, ऐसे विभिन्न उपक्रम चलाते हैं। एक साल के पहले 127 लोगों के ऑपरेशन हमने शासकीय योजना से निःशुल्क तौर पर किए हैं। लगभग 187 लोगों को हमने निःशुल्क तौर पर चश्मे वाटप भी किए हैं। इस तरह से हम स्वास्थ्य पर आधारित विभिन्न उपक्रम या फिर प्रोग्राम हम साल भर चलाते हैं। वैसे गोंदिया जिले में जनसहयोग के लिए हमारा गांव प्रसिद्ध है, जिसमें प्रमुख तौर पर गांव में कोई काम अगर शासकीय निधि से नहीं होता बा तो गांव के लोग आपस में चंदा कर कर वह काम आसानी से कर लेते हैं। पिछले एक साल में हमने लगभग 1 लाख रुपए के चंदे से गांव का जो जिला परिषद स्कूल है उस स्कूल की एकदम आकर्षक सटीक पेंटिंग किए हैं। 1 लाख रुपए लगाकर वाचनालय को सुसज्ज किए हैं। लगभग 2.5 लाख रुपए के नारियल के पेड़ पौधे गांव में लगे हुए हैं। गांव में जहाँ ये कूड़ा कचरा फेंकते थे लोग, वह जगह को अच्छी तरह से साफ करके हमने एक युवा गार्डन बनाया है, जहाँ बच्चे अभी अच्छी तरह से खेलते हैं, बुजुर्ग लोग भी वहाँ घूमने टहलने जाते हैं। सबसे बड़ी बात, गांव में जो एक कोई अगर ज़रूरतमंद बीमार व्यक्ति हो या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और वो पैसे से अगर कमज़ोर हो तो उसके लिए भी गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर भजेपार लाइव करके ग्रुप है, वहाँ अगर मैसेज डाल दिए जाए तो लोग अच्छी तरह से उनको कोऑपरेट करते हैं, पैसे की मदद करते हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट भी हो सके। नशा मुक्ति के लिए साल भर हम जन जागृति करती है। गांव में कई अनेक वर्षों से गांव में शराबबंदी है, गांव में शराब की बिक्री नहीं होती। उसी तरह शौचालय का व्यापार भी निश्चित प्रतिशत लोग करते हैं, जिससे गांव में स्वच्छता बनी हुई है। निश्चित तौर पर अपने भजेपार में छत्रपति शिवाजी महाराज, गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, इनकी प्रतिमाएं गांव में लगी हुई है। इनकी जयंती पुण्यतिथि महोत्सव के अवसर पर हम उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न उपक्रमों का आयोजन कर ख्याति प्राप्त बड़े लोगों को हम आमंत्रित कर उनसे जन प्रबोधन करने का काम करते हैं। इसी में एक सबसे बड़ी बात, जो ग्राम गीता के रचनाकार है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इनके विचारों पर चलने वाला यह हमारा ग्राम है। गांव में श्री गुरुदेव सेवा मंडल कार्यरत है। गुरुदेव सेवा मंडल के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 5 बजे से ध्यान चिंतन मनन का कार्यक्रम होता है। शाम को सामुदायिक प्रार्थना होती है सभी धर्मों की, और उसके माध्यम से साल में एक बार बड़ा पुण्यतिथि महोत्सव होता है, उसमें भी जन जागृति का काम हम करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से सामूहिक विवाह, जो गरीब लोग अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते उनकी शादी भी कराने का काम गांव में इस कार्यक्रम में किया जाता है। उसी तरह गांव में अगर कोई समस्या हो, अगर सरकार का ध्यान न हो, जनप्रतिनिधियों का ध्यान न हो, तो शासन का ध्यानाकर्षण करने के लिए हम बड़े बड़े आंदोलन भी करते हैं। 8 दिन के पूर्व ही हमारे यहाँ अर्ध जल समाधि आंदोलन हमने किए। पिछले 2 साल से एक पुल का निर्माण कार्य रुका हुआ था। जैसे भी गांव के लोगों ने एकत्रित होकर आंदोलन किया, तुरंत दूसरे दिन पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। उसी तरह पिछले साल एक बाघ नदी है हमारे गांव के पास जो बहती है। बाघ नदी पर पुल की जरूरत थी, लेकिन शासन उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। गांव के लोगों ने श्रमदान कर वहाँ छोटा सा पुल बनाया और इस किनारे से उस किनारे तक जाने की सुविधा खुद लोगों ने श्रमदान से अच्छी तरह से सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, दिव्यांग के लिए विभिन्न उपक्रम हम चलाते हैं।
उसी तरह गांव में स्वच्छ जल पेयजल सबके घर में जा सके, इसलिए दोनों समय पानी नल का जलापूर्ति करते हैं। उसके बाद जो रोजगार का सवाल है, तो एमजी नरेगा के माध्यम से हम अधिक से अधिक रोजगार निर्माण करने का प्रयास करते हैं। गांव में अभी भी 2 साइड मनरेगा की चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर अकुशल जो कामगार हैं वह काम पर जाते, और जो कुशल है वो अपने अपने कामों पर अलग जाते हैं। गांव में युवाओं का अच्छा प्रतिसाद मिलता है। गांव के जो नौकरी पेशे लोग हैं, जो बाहर अच्छे पदों पर है, उनका भी ध्यान गांव के तरफ है। गांव के विकास के लिए हमारे भजेपार में भजेपार शिक्षण कल्याण संघ इस नाम की एक संगठना है, जिसमें 50 से 60 लड़के जुड़े हुए हैं। सभी अच्छे अच्छे पदों पर हैं। कोई अच्छे बिजनेस करता है, कोई अच्छी सरकारी नौकरी पर अधिकारी है, पदाधिकारी है। यह सभी व्यक्ति प्रति माह चंदा कर गांव के विभिन्न शैक्षणिक उपक्रम चलाते हैं। इस तरह के उपक्रम हमारे गांव में चलते हैं। उसके बाद अगर आध्यात्मिकता की बात की जाए, तो गांव में 2 हनुमान मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, बड़े 3 तालाब हैं। उसके बाद चौरागढ़ आश्रम करके बाग नदी के किनारे पर है, मगरू बाबा उनका आश्रम है, जो एक तीर्थ स्थल है गांव का। और वह हमारे गांव की एक अच्छी वैभव जिसको बोला जा सकता है। इस तरह का गांव का बैकग्राउंड है। जल संवर्धन के लिए भी विभिन्न उपक्रम चलाए जाते हैं। इस तरह के उपक्रमों के माध्यम से हम जन जागृति का काम करते हैं, और गांव के जो लोग हैं खुद चलकर आते हैं और अच्छा सहयोग देते हैं, जिससे गांव आज गोंदिया जिले में आदर्श गांव करके गांव में जिले में और राज्य में फेमस है। बहुत सुंदर भाई साहब, भैया की बहुत अच्छी प्रयास, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, सभी बहुत बहुत सुंदर। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, हिंदी की आदत जरा कम है, हो सके हिंदी में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी तो माफ करना। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। जी, कुछ सवाल है? आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी, जनसंख्या कितनी भाई साहब? जी, 2200। बहुत बढ़िया। सबसे पहले रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया है। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी अपना सवाल करें। सरपंच जी, साहब। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही, गुरु वंदना भी बहुत बढ़िया रही, और आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो अपने गांव का चित्रण किया है वो भी बहुत ही सराहनीय है, अद्भुत है। और निश्चित रूप से उनका जो कार्य है वो प्रशंसनीय है, और उन्होंने शिक्षा पर जो जोर दिया है उसी का एक उस गांव का जो प्रतिफल निकल के आया है कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा इसकी मुख्य कड़ी है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपने कहा कि हमने नारियल के पौधे लगाए हैं। ये नारियल के पौधे आपने कितने वर्ष पूर्व लगाए, और क्या वो फल देने लगे हैं या अभी मतलब इसके संबंध में थोड़ी जानकारी दें। जी ओम। हमने पिछले जून में लगभग 1.5 साल के पौधे हैं, वो रेडीमेड कम से कम 8 फीट उनकी हाइट है। पिछले साल ही लगाए हैं, और जिनसे खरीदे हमने और हाइब्रिड जाति के हैं, उन्होंने बोले हैं कि 4 साल में उनको फल आएंगे। फिलहाल 1 साल हुआ है उनको। जी जी जी। ये सर दोनों इसका रेट एक पौधे का कितना होगा? एक पौधा सर हमको 300 रुपए का पड़ा था। कितने का सर? 300 रुपए, 300। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जैसे हमें मंगाने हैं तो इसके लिए कहाँ से कैसे मंगाने पड़ेंगे? हमने सर गोंदिया में नर्सरी है मंडी जी की, उनसे कांटेक्ट किए थे, और उन्होंने कोलकाता से मंगवाए थे। अच्छा, ये कहाँ पड़ता, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जगह जिनसे संपर्क कर सके हम। सर आप कहाँ से हो? हम ये नर्मदापुरम होशंगाबाद जिला है हमारा, और यहाँ से धर्मकुंडी गाँव है हमारा। हाँ जी सर, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई नर्सरी वाले होंगे जो जी। पेड़ पौधे बेचते हैं, उनसे आप संपर्क करें। उनके पास नहीं भी रहेंगे तो वो बुलाते हैं। एक तो तेलंगाना से आते हैं, या फिर कलकत्ता से नारियल के पेड़ आते हैं अच्छी प्रजाति के हाइब्रिड। नहीं सर, मैंने 1-2 बार पौधे लेके देख लिए, मगर वो बोलते कुछ है और निकलते कुछ है, इसलिए आपसे नहीं, थोड़ा अच्छी सा पूछता नर्सरी हूँ। से संपर्क करें। हमारे पौधे सर काफी अच्छे सक्सेस हुए हैं।
और गांव में दोनों तरह अच्छी यानी गांव का सौंदर्यीकरण में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है। और ऊपर से आध्यात्मिक तौर पर भी नारियल के पेड़ को जो कल्पतरु कहा जाता है उसका भी एक अलग जी महत्व है। ऊपर से पेड़ से कचरा नहीं होता, इसकी डालियां नहीं गिरती, पत्ते नहीं गिरते। जी और दिखने में काफी अच्छा गांव सुंदर दिखता है, इसलिए हमने इस पेड़ का चयन किया है। नहीं और नहीं दूसरी ठीक बात, है। आपने जो एजुकेशन का आपने बोले हैं, तो जी एजुकेशन का मैं बताना भूल गया था। सर पिछले हाँ साल हमने 26 जनवरी की ठहराव ली है ग्राम सभा का जी कि गांव में जो भी मैं जब से सरपंच बना हूँ मैंने सिर्फ एक बार ध्वजारोहण किया हूँ, जी फ्लैग होस्टिंग। जी मैं गांव गांव में जो गांव के मेधावी छात्र है जो कक्षा 12वीं में 10वीं में या फिर किसी कक्षा में जो अच्छे अंक से पास होते हैं, मैं उनके जी हाथ से ध्वजारोहण कराता हूँ। या फिर स्वच्छता अभियान में जो मुझे अच्छा सहकार्य देते हैं, एक ज्येष्ठ व्यक्ति है, कोई ज्यादा उम्र के ये है व्यक्ति, मैं उनके हाथ जी से फ्लैग होस्टिंग कराता हूँ। और बहुत दूसरी बढ़िया सर। बात, जो गांव के मेधावी छात्र है उनको हम 12 जनवरी को प्रति साल भजे पर गौरव नाव का अवार्ड देते हैं, जिससे उनका और उनके माता पिता का गुण गौरव करते सत्कार करते हैं बड़े कार्यक्रम में, जिससे उनका स्वागत सत्कार देखकर गांव के अन्य बच्चों को और उनके माता पिता को ये लगे कि हमारा भी नंबर इस सत्कार में कब लगेगा। जरूर। और जो शासकीय नौकरी में जाते हैं बड़े पदों पर, उनका भी स्वागत सत्कार हम बजेपार गौरव नाम का अवार्ड देकर करते हैं। और हमने ग्राम सभा में ऐलान किए है कि गांव के जितने भी लड़के 10वीं और 12वीं में जी 90% से अधिक अंक हासिल करते हैं, उनको हम ग्राम पंचायत की तरफ से 5,000 रुपए नगद राशि, फिर कितने भी बच्चे जाए, हम जी 5,000 रुपए नकद राशि से उनका सत्कार करेंगे। और जो नवोदय क्लास में जाते हैं, नवोदय विद्यालय यानी ख्यातनाम स्कूल है अपने देश में, उनमें अगर कोई बच्चा प्रवेशित होता है तो उनको भी 3,000 रुपए की राशि देकर हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट पर कोई अधिकारी के पद पर कोई जाता है लड़का तैयारी करके, तो जी उसकी हम गांव में भव्य रैली निकाल कर उसका बड़े पैमाने पर सत्कार करने का काम करते हैं, जिससे उसका सत्कार देख के अन्य लोगों को भी लगे कि हमने भी यह प्रयास करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर एजुकेशन को और अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को कुछ तरह के आश्वासन बोलो या फिर लालच बोलो या फिर उनका गुण गौरव बोलो, इस तरह के हम उपक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका हमको फायदा भी मिला है। गाँव की जो लाइब्रेरी है उनमें प्रति साल जो बच्चे लगते हैं उनकी हम यादी वहाँ लिस्ट लगाते हैं, वो लिस्ट देखकर बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही कि नेक्स्ट कौन है, जिससे लाइब्रेरी में हर साल 8 से 10 लड़के हमारे यहाँ से नौकरी में जाते हैं। अभी कल जिला परिषद के टीचर भर्ती का ये रिजल्ट आया है। गाँव की एक बच्ची टीचर भर्ती में लगी है प्राइमरी में चंद्रपुर जिले में, 2 लड़के रेलवे में लगे हैं और इसके पहले 7 लड़के ऑलरेडी इसी साल में नौकरी पर लगे हैं। गांव छोटा सा है लेकिन हर साल 8 से 10 लड़के नौकरी में जाते हैं। बहुत सुंदर है। आपका मार्गदर्शन मिल रहा है भी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित हैं, आप अपना सवाल करें। धन्यवाद मुनिया जी। आज के मुख्य अतिथि जी ने जो गांव का वर्णन और योजनाएं बोली है बहुत ही अच्छी है, सराहनीय है। तो आप जो है म्यूट करें। और कौन बोल रहा है? प्रदीप भैया, अभी डॉक्टर किशोर दुबे जी का हो जाने दो। हेलो प्रदीप राज वर्मा जी म्यूट कर ले। राकेश गौर जी म्यूट कर ले। भाई एक प्रश्न मेरा था, मैं कर सकता हूँ क्या? जी सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, तो बहुत अच्छा आपने वर्णन किया है और योजनाएं जो चला रहे हैं बहुत ही प्रेरणादायी है बच्चों के लिए और गांव वालों के लिए। और जो काम भी कर रहे थैंक हैं यू सर। आप वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मेरे मन में एक सवाल है जो, जी क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, मेरा भी गांव बहुत छोटा है, 1000 आबादी का जी है। अब बचपन में तो 417 का था, अब 1000 बन गया है। और कई गांवों से जी मेरा संपर्क रहा है, जी देहाती आदमी हूं मैं। जी इन देहातों को बिगाड़ने का काम राजनीति वालों ने किया है। जी वहां पे जब जब भी चुनाव आते हैं या चुनाव नहीं भी आए तो एक पार्टी का तो दूसरे पार्टी का, तो कोई भी सरपंच जब बनता है और वो अगर अच्छे काम जी करता है तो उसको अड़ंगे डालने का काम दूसरे पार्टी वाला करता है। यस तो यस यस। यह तो हर गांव में होता है।
आमतौर पर। तो आपने वो चलता ये रहेगा। जो काम होता है अड़ंगे डालने का काम, इसको कैसे आपने निपटा, ये मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, जो भी समस्या है ग्राम सभा में मैंने खुली छूट देता हूँ, माइक रखता हूँ कि जिनकी भी समस्या है वो ग्राम सभा में रखे और उनका पूरी तरह से समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और दूसरी बात, जो अपोजिशन वाले हैं जो विरोध कर सकते हैं, उनका काम मैं पहले कर देता हूँ। भाई साहब, सबसे बड़ी बात, हेलो। पक्षपात देखकर या फिर अपना कार्यकर्ता या दूसरी पार्टी का है, यह न देखते हुए जो जरूरतमंद है, जैसे अभी केंद्र सरकार की आवास योजना चल रही है, तो इसमें पार्टीबाजी न करती हुई जो गांव का जरूरतमंद है, वो किसी भी पार्टी का रहे, किसी धर्म का रहे, किसी जाति का रहे, जो जरूरतमंद है तो उसको हम पहले योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं, जिससे गांव में इस तरह के जो वातावरण है वह वातावरण नहीं बन पाता। जो हमारा थोड़ा अनुभव है उसके आधार पे जो प्रश्न निर्माण हो रहा है कि कई जगह पे जी जैसा कि आपने नारियल के पेड़ लगाए, तो निश्चित रूप से जी कुछ कार्यकर्ता बोलते भी नारियल ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जी रहती। जी और फिर उसमें जी जी जो सहयोग करने का, वो सहयोग करने के बजाय एक विरोधी सुर निकलते हैं। मैं पेड़ का एक उदाहरण दिया। ऐसी छोटी छोटी जी जी योजनाएं भी जो होती है, तो उसमें जो, और मेनली यानी राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें, क्योंकि वो किसी ना किसी पार्टी से अटैच होते हैं, वो बोलते हैं कि वो जी ये एक पार्टी वाला है, ये सरपंच अच्छा काम करेगा तो हमारे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, तो इसलिए वो विरोध के लिए विरोध, इस तरह से जो काम देहातों में बहुत ज्यादा होता है ऐसा। तो इसको आप कैसे निपटते, और साथ ही साथ जब चुनाव होता है ये सरपंच का या सरपंच के मेंबर्स का, तो उस समय भी गर्मा गर्मी चलती है राजनीतिक पार्टी वालों की, तो उसको कैसे निपटते, इसको बताइए। धन्यवाद। सर, मैं तो पहली बार सरपंच बना हूँ और पहली बार ग्राम पंचायत में गया हूँ, सबसे बड़ी बात। और रहा सवाल इलेक्शन का, तो इलेक्शन में तो दो पार्टियां तीन पार्टियां चलती रहती है, लेकिन जिस तरह से भी हो उनका ये जो रहता है, उनको हैंडल तो करना ही पड़ेगा। आपने जैसे नारियल का पेड़ का बताया, तो मुझे भी शुरुआत में यही अनुभव आया कि जब सरपंच बनने के बाद हमने कुछ उपक्रम चलाए, तो शुरुआत में कुछ लोगों ने टांगे मारने का काम या फिर विरोध करने का काम या फिर गलतफहमी फैलाने का काम किए, लेकिन उनका प्रयास रंग नहीं लाया, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अपने साथ में थे, उनको कॉन्सेप्ट पसंद आई। और सबसे बड़ी बात, कोई लोग अपना विरोध करते अगर कुछ करते, तो उनसे लड़ने झगड़ने से अच्छा उनको बाइकआउट किया जाए, उनको समझाया जाए। अगर नहीं समझते तो उनको तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए और अपना काम करते रहिए, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएंगे। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर समाधान आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के सवाल का। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखें। ओम भैया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके गांव में 2200 जनसंख्या है, तो जी साथ में एक गांव और मिलाया होगा आपने, तब पंचायत बनी होगी। दूसरी बात यह है कि आपके 2200 लोगों में कितने लोग जैविक खेती कर रहे हैं और उनकी प्रगति क्या है? जैविक खेती का प्रमाण वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, रासायनिक खाद का वापर होता है, लेकिन जैविक खाद के किसान भी लगभग यानी 15-20% तो होना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन दिनों दिन और बढ़ोतरी कर रहे, धीरे धीरे जन जागृति हो रही है। वो क्या बोलते हैं, गौमूत्र से जो ये खाद वाद जो बनाने का प्रयास है, या फिर जैविक खेती का जो उपक्रम है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पूरा गांव जैविक खेती नहीं करता। पूरा गांव तो कहीं भी नहीं करेगा, किंतु हाँ धीरे जी, धीरे क्योंकि करके उत्पादन प्रोग्रेस कम करेगा। होने का। जी, बोलिए ना सर। जी, आदरणीय बहन कल्पना खोटे जी। जी भ्राता जी, चंद्र कुमार भैया जी को मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी उम्र कितनी है और आपने मतलब सरपंच इस राजनीति की और आप मतलब कैसे आपको प्रेरणा आई कि आप जॉब भी कर सकते थे, आपका एजुकेशन क्या है और आपने इस और कैसे आपका रुझान रहा सरपंच के बनने की ओर और आपको मतलब ऐसी किस प्रकार से प्रेरणा आई कि ऐसा किया जाए, यह काम आदर्श ग्राम के लिए किया जाए। ऐसे कौन सी घटना हुई कि आपको आदर्श ग्राम के लिए प्रेरित की गई और करी। और दूसरी चीज कि आप ये सब करते हुए आपने जैसे बोला कि जैविक खाद बनाते उसका जो भगवान जी को चढ़ाते फूल बेल पत्र वो विसर्जित ना करते हुए प्रदूषण ना फैलाते हुए उसका उपयोग वैसे लगा के टैंक लगा के उसमें खाद तैयार करते हैं।
ये पूरे गांव का कचरा भी शायद किया जाता है, कचरे का भी वो जैविक खाद में करा जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो ये 2-3 सवाल है। सबसे पहला कि आपको, आपकी उम्र क्या है, आपका एजुकेशन क्या है और आपको कैसी प्रेरणा मिली सरपंच पद के लिए खड़े होने के लिए, राजनीति में आने के लिए, और वो ऐसी कौन सी घटना थी। और आप जैविक की तरफ, क्योंकि इस जो आपका मंच है, जिस मंच पे आप बात कर रहे हैं, मुन्नीलाल भैया जी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा सविस्तर भैया जी को बताइए कि ये मंच कौन सा है, कितने राज्य के लोग जुड़े रहते हैं और इस मंच से क्या क्या कार्य हो रहे हैं। तो आप जैसे इस मंच पे आए तो आपको समझेंगे कि ये कृषि के लिए किस क्षेत्र में माटी से एक किसान की पीड़ा को किस प्रकार से वेदनाएं और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, ये सब बताया जाएगा, ताकि बाहर से आपका जो ग्राम है बहुत अच्छा आदर्श ग्राम है, लिखो 100% बनाने के लिए आपको जैविक प्राकृतिक खेती करना ही होगा, गौ आधारित खेती करना ही होगा। इस और ये बातें चलेगी, मेरे सवालों के एक एक करके आप जवाब देंगे और फिर मुन्नीलाल भैया जी उसके आपको इस मंच के बारे में बताएंगे। जी जी जी, चंद्र कुमार भैया जी बोलिए दादा। मेरी उम्र अभी 36 है, 36 साल का हूँ मैं। और आमतौर पर मैं बचपन से मुझे सोशल एक्टिविटी का शौक था। मैंने प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जो सोशल एक्टिविटीज है इसमें काफ़ी रुचि थी। मैं 8 से 10 साल पत्रकारिता के भी क्षेत्र में रहा हूँ, दैनिक भास्कर में काम किया हूँ जिला कार्यालय में। उससे सोशल एक्टिविटी और सामाजिक तौर पर जो मेरे संपर्क थे वो काफ़ी अच्छे थे। और बचपन से ही गांव में जो छोटे मोटे काम मेरे हाथ से जो हुए हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना, मरीजों के लिए भागदौड़ करना, उनको हेल्प करना, जिससे सामाजिक जो नेटवर्क है मेरा बढ़ता गया। और मैं पॉलिटिक्स में मुझे कोई रुचि तो नहीं थी, लेकिन सोशल एक्टिविटी में थी। तो मित्र परिवार ने पिछले ही साल जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए उनमें सब लोगों ने मुझे प्रेरित कर सरपंच पद के लिए खड़ा किए और सब लोगों ने मुझे सरपंच पद पर बिठा दिए। और जैविक खेती का जो सवाल है, मैं भी किसान परिवार से ही हूँ। मेरे माता पिता खेती ही करते हैं, मैं किसी बड़े परिवार का नहीं हूँ। और शिक्षा मेरी बीएड किया हूँ, मैंने ग्रेजुएट हूँ लिटरेचर में। और बहुत ज़्यादा तो शिक्षा नहीं है, लेकिन जो सामाजिक उपक्रम है विभिन्न जो बचपन से थे, उसी के कारण मैं अचानक एक्सीडेंटली पॉलिटिक्स में आ गया। और पिछले 1 साल में मैंने गांव में बहुत सारे परिवर्तन करने का प्रयास किया हूँ। और अगले 4 साल में और बहुत कुछ प्रयास जारी रहेंगे। पिछले साल हमको संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान का जिला स्तर का पुरस्कार डिक्लेयर हुआ। अभी स्मार्ट विलेज की 8 दिन पहले ही मूल्यांकन हुआ है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। तो इस तरह का हम गांव को अच्छा सुंदर, और सिर्फ नाम का सुंदर नहीं, तो गांव में शिक्षा स्वास्थ्य सभी परिवार फूले फले अच्छे रहे, इस तरह से दिशा में हम कार्यरत हैं और जी जैविक खेती के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जी जी। जी अब मैं चलता हूँ हरिद्वार, फिर हम लोग संवाद करेंगे और आगे हमारे उपस्थित भाई बहन संवाद करेंगे, हम युवहार के बारे में बताएंगे जैसा कल्पना बहन जी ने बताया। सबसे पहले हम हरिद्वार चलते हैं, वहाँ पतंजलि योगपीठ से परम आदरणीय पवन कुमार जी, जो कृषि के क्षेत्र में पूरे भारत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और युवहार कार्यक्रम का मार्गदर्शन करते हैं, दिशा देते हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय मुख्य वक्ता आदरणीय सरपंच साहब से संवाद करने का कष्ट करें, जिन्होंने कई आदर्श गांवों पर काम किए हैं और उनका अनुभव भी हम सब लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, ओम। बहुत सुंदर आज की हमारी योग कक्षा के साथ बहुत बढ़िया तरीके से योग कक्षा हुई। जब योग करते हैं तो कई बार जब अशोक पटेल जी अपनी शवासन कराते हैं तो मैं सो जाता हूँ, तो ये बड़ा अद्भुत अनुभव होता है और इससे बड़ा सुकून शांति मिलती है। उनका बहुत अभिनंदन है। आज के हमारे मुख्य अतिथि चंद्र कुमार जी का भी अभिनंदन कि जो हम आदर्श ग्राम की बात कर रहे थे, वो आदर्श ग्राम को 2200 परिवारों के या जनसंख्या के जो गांव है उसमें वो क्रियान्वित कर रहे हैं और विभिन्न आयाम जो है गांव के जो विकास के जो आयाम हैं उसको प्रत्येक आयाम को वो छूने का प्रयास कर रहे हैं और उसको उसमें उत्कृष्टता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम मानकों में खरे उतरें। जो सरकार के दिए गए मानक हैं बड़े ट्रांसपेरेंट अब हो गए हैं, ये मर्जी नहीं चलती कि ये अच्छा लगा तो इनको दे दिया, तो मानक के आधार पर
जब चयन होता है तो उससे भी हमें एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है और उस अनुभूति के साथ हमें अनुभव मिलता है। और जिस प्रकार से आपने अपने कार्यों को डॉक्यूमेंट किया है, ये निश्चित रूप से आपकी जो पत्रकारिता का जो अनुभव रहा होगा और चीज़ों को प्रेज़ेंट करने का अनुभव रहा होगा, वो भी इसमें साफ झलक रहा है कि हम कैसे अपने कार्यों को अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, फ्लेक्स के माध्यम से उसको हम प्रदर्शित करके उसको अपने आप को बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं बाहर की दुनिया में। तो आज के जो हमने फ्लेक्स देखे, वो शायद उसी की तरफ इशारा करते हैं और धीरे-धीरे आपके जो अनुभव हैं और आपके जो प्रयास हैं, इससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा और धीरे-धीरे जो लोग हैं आपके गाँव के, वो एकत्र होकर के इस गाँव के विकास के लिए कार्यरत होंगे। इसके साथ ही हम भी जहाँ पर भी सहयोग हो सकता है, वो सहयोग करने का प्रयास करेंगे आपके साथ। उनको अभी हमने जो कुछ खेल विकसित किए हैं, उस खेल को भी मैं आपके जो गाँव के प्रबुद्ध जो लोग हैं, जो बिल्कुल रुचि के साथ काम करते हैं, उनको ऑनलाइन संवाद करके किसी एक दिन उनके साथ संवाद करके ऐसे खेलों को आप बच्चों के साथ खिलाएँ, उनसे भी उनके बारे में उनकी रुचि बढ़ेगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा और वो गाँव को पूर्ण रूप से जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने के में वो भी योगदान कर पाएँगे। तो जब भी आपको ऐसा आप बताएँगे, तो हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। हो सकता है कि 1-2 बार चर्चा करके हम पूर्ण रूप से इस संपूर्ण ग्राम विकास की जो अवधारणा आपने शुरुआत की है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ जाएँगे और हम भी अपना छोटा-सा योगदान दे पाएँगे। मेरा अब इसके थैंक यू। साथ ही प्रश्न ये है कि हम जी। आपके गाँव की जो विकास की आपकी यात्रा है, जो जिस तरह से आप समग्र रूप से अपने गाँव के लोगों को साथ जोड़ रहे हैं, इसका प्रभाव आपके आस-पास के गाँवों में, उनके उन गाँव में जहाँ पर इस गाँव में दूसरे गाँव से या दूसरे जगह से शादी होकर के कोई महिला आई होगी, तो वो वापस जाकर के क्या इसके बारे में चर्चा होती है? इस दिशा में इसका विस्तारीकरण, इस अच्छे काम का विस्तारीकरण किस प्रकार से आप अनुभव कर रहे हैं कि वो हो रहा है या उसमें किस प्रकार के अनुभव सामने आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा आदर्श ग्राम ना केवल एक ग्राम बने, कि पूरा क्षेत्र आदर्श के रूप में विकसित हो, ऐसी भी हमें सोच रखनी चाहिए और तभी जा कर के हम एक पूरे समाज को एक पूर्ण रूप से विकसित समाज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वो मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है, इसके बारे में भी अगर आप बताएँगे सदन को तो फ़ायदा होगा। जी, नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी सर, निश्चित रूप से इसका प्रभाव अपने परिसर में हुआ है। जो प्रत्येक हर रविवार को हम ग्राम स्वच्छता अभियान चलाते हैं श्रमदान से। इस अभियान को देखते हुए जो सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियोग्राफी कुछ लोगों ने देखे, तो अपने भजेपार के अड़ोस पड़ोस के जो गांव है, बहुत सारे गांवों ने भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत किए हैं। दूसरी बड़ी बात, जो गांव की लाइब्रेरी है, जो जिले में प्रसिद्ध है, हर साल बहुत अधिक संख्या में जो बच्चे सरकारी नौकरी पाते हैं, जो आज के दिन में बहुत कठिन काम है, तो उसको देखते हुए भी बहुत सारे आजू बाजू के गांवों में लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है और उन गांवों में भी आज अच्छे अच्छे पदों पर लड़के जाने लगे हैं। अभी 1 महीना पहले मेरे भजेपार के बाजू में गिरोला करके गांव है, उसी गांव में एक अच्छा लाइब्रेरी की शुरुआत उन्होंने की है। गांधी टोला करके गांव है, वहाँ शुरुआत की है। मेरे गांव में के बाजू में अंजुरा करके गांव है, वहाँ पिछले साल अपनी लाइब्रेरी को देखते हुए शुरू किए। तो इस तरह से जो अच्छे अभियान है, उपक्रम है, इनका निश्चित रूप से अड़ोस पड़ोस के गांवों पर असर होता है, जिले में भी असर होता है। कुछ अच्छी चीजें वो लोग लेके जाते हैं और हमारे ऊपर भी अगर किसी ग्राम में अगर अच्छा काम होता है तो उसको हम लेने का प्रयास करते हैं, हम उसको अपने गांव में करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से जो गांव की लड़कियां अन्य गांव में जाती है, तो वो अपने गांव के अच्छे कामों की स्तुति उन गांवों में करती है, उन गांव के जो दामाद आते हैं वो भी स्तुति करते हैं। तो इस तरह से जो गांव के उपक्रम है, गांव की जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, वो इधर उधर जाती है, जिससे निश्चित रूप से फायदा मिलता है, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है। जी, और धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हाँ, हम जी, चाहते हैं कि हमारा ही गांव नहीं तो पूरे जिले के हर गांव एक आदर्श बने, हर गांव में नशा मुक्ति चले, हर गांव में पेड़ पौधे फले फूले, हर गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अच्छा रहे। बस यही कामना है। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये योगाहार कार्यक्रम हमारा चल रहा है,
यह भी अनुभव के आदान प्रदान पर आधारित है। इसका मूल मंत्र ही है कि अनुभव का आदान प्रदान करना, एक दूसरे से सीखना और सिखाना। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि जहाँ पर भी अच्छा काम हो रहा है आपके आजू बाजू में, आपके जिले में, विकास खंड में, तालुका में, जो भी गांव में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको नियमित रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान कि हमने क्या किया, कैसे हुआ, क्या हमें कठिनाई आई, ऐसा आदान प्रदान का एक माहौल बनाने के बारे में आप सोच सकते हैं। भले ही ये ऐसे गांव के लोग नियमित रूप से मिले नहीं भी, लेकिन योगाहार की तरह ही वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में अपने अनुभवों का आदान प्रदान अगर करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें आपको एक दूसरों के बारे में जानने के लिए अधिक जानकारी हो सकता है तरीका हो सकता है कि और भी कोई अच्छा तरीका निकले, लेकिन अनुभवों का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। और अनुभव के आदान प्रदान के साथ साथ हमने अपनी जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया, इसके बारे में जो सार्थक कदम है उसके लिए भी कुछ अगर प्रयास हो सकते हैं, तो इसमें विकास का जो काम है और समन्वित विकास का जो काम है और तेजी से आगे बढ़ सकता है। और इसमें सबको साथ लेते हुए जो भी इसमें योगदान कर सकते हैं, ऐसा योगदान किया जाए। अगर फिजिकली जाकर के जाते हैं और देखते हैं और सामूहिक रूप से इसके बारे में एक सोच बनती है, ये बहुत जरूरी है कि हमारी सोच सामूहिक बने, व्यक्तिगत नहीं बने। तो सामूहिक सोच के का जो तरीका है, उसका मैंने खाली एक उदाहरण दिया है। आप अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के सामूहिक सोच को किसी भी एक गांव में उसकी सोच को में परिवर्तित करने में और अनुभव से सीखने में या सिखाने में, इस पर भी आप विचार करेंगे, ऐसा भी मेरा आपसे अनुरोध है। जी धन्यवाद। जी सर, जरूर जरूर जरूर। जब तक आदान प्रदान नहीं होगा विचारों का, तब तक अच्छे कार्य नहीं हो सकते। एक दूसरे से कुछ अच्छी चीज़ें हमको सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। और इसी कड़ी में जो आदान प्रदान के विषय में मुझे मेरे सरपंच कार्यकाल को बहुत ज़्यादा कार्यकाल नहीं हुआ है, फिर भी मेरा कार्य देखते हुए जिले के सरपंच लोगों ने मुझे संगठन का जिलाध्यक्ष बना है। और निश्चित रूप से जिले के जितने सरपंच हैं 550, सभी की समस्याओं का समाधान करने का मैं प्रयास करते रहता हूँ। उनकी समस्याओं को शासन तक पहुँचाने का काम भी मैं करता हूँ और उनसे कुछ सीखने का भी प्रयास करता हूँ। वो फिर मुझसे बड़े रहे या छोटे रहे, मुझे कुछ सीखना है तो मैं निश्चित रूप से शर्मिंदगी महसूस न करते हुए मैं उनसे जरूर जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ, और सब लोगों ने यही करना चाहिए। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरा हमारा अनुरोध रहेगा कि आप इस मंच से, योगाहार मंच से नियमित रूप से जुड़ें। अपनी जो उपलब्धियां हैं, अपने अनुभव हैं, उसको समय समय पर साझा करेंगे, तो इस पूरे मंच के जितने भी हमारे साथी हैं, पूरे देश के अलग अलग स्थानों के, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। वो भी अपने इस चीज से कुछ अनुभव प्राप्त करके अपने क्षेत्रों में भी कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मैं अपनी जी वाणी को सर। अब विराम देता हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके आने वाले समय में आप इसी प्रकार से अपना योगदान करते रहें। अभी तो 550 की बात आप सोच रहे हैं, धीरे धीरे इसको विस्तार करके दूसरे जिलों में भी, दूसरे जगह के भी जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित करके, उनके साथ भी आदान प्रदान करके, उनसे भी सीखते हुए ये कारवां आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई अभी तक के कार्यों के लिए। इसी प्रकार से ऊर्जा बनाए रखें, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर, निश्चित रूप से थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खुशी हुई मुझे आज। जी, अभी हमारे आदरणीय पवन कुमार जी, जिन्होंने कई आदर्श ग्राम बनाने के लिए काम किया है, उनका लंबा अनुभव है और पतंजलि पीठ से परम सिद्ध आचार्य जी के इस अभियान को कृषि के क्षेत्र में, जैविक प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काम का नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय चंद्र कुमार जी, आप सरपंच साहब, आप जो है युवा हैं और आपने जो आज योगाहार कार्यक्रम जिस मंच पर आप आए हैं, उस मंच से हम थोड़ा सा आपको परिचय कराना चाहते हैं कि आप जो है जिस शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने नवाचार किया है, बच्चों के क्षेत्र में जो उनका मनोबल बढ़ाया है, इसलिए योगाहार कार्यक्रम की ओर से, पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। आपने स्वस्थ की चर्चा की है। स्वस्थ में योग और आहार 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको लेकर के यह कोरोना काल से
ये योग आहार कार्यक्रम संचालित है। हम सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक योग करते हैं और योग भी हम विभिन्न क्षेत्र के, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न देशों के योग शिक्षकों के द्वारा योग हम सीखते हैं, विभिन्न तरीके से सीखते हैं, अलग अलग अनुभव हम सब ले रहे हैं और यह कार्यक्रम लगातार 2 मई 2021 से अभी तक चला आ रहा है, जिसको 3 वर्ष होने वाले हैं। एक भी दिन इसका गैप नहीं है और 3 और 3.5 घंटे लगातार यह कार्यक्रम चलता है। ये कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से चल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है, कोई संस्थान नहीं चला रहा है, कोई किसी प्रकार का इसमें जो है एक व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप नहीं है। सिर्फ जो है हम सब मिलकर के इसको सार्वजनिक रूप से और अपनी इच्छा अनुसार, बिना किसी पद, बिना किसी महत्व, और सब एक परिवार के साथ एक सदस्य के रूप में जुड़ते हैं और यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम से लगातार हम सब समाज को स्वस्थ बनाने का कार्य कर रहे हैं। जहां भी जरूरत होती है, जिस क्षेत्र में किसी को कोई प्रकार की बीमारी है, उसका समाधान बताते हैं। हमारे क्लास में वैद्य भी जुड़े होते हैं। प्राकृतिक जैविक खेती, जिस गांव में हम गांव में जाते हैं, गांव में हम यात्राएं करते हैं, हम गांव में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको अनुभव बताते हैं। अगर वो जैविक खेती करना चाहते हैं और वो नहीं जानते हैं, तो उनको हम योग आहार कार्यक्रम के इसी कार्यक्रम में जोड़ करके उनको हम बताते हैं। जो हमारे किसान जैविक खेती 15-20 साल से, 5 साल से, 10 साल से कर रहे हैं, उनको समस्याएं आई हैं, तो समस्याओं का समाधान बताते हैं ताकि आने वाले किसान को समस्याएं ना आए, या वो समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करें, इस पर भी हम चर्चा करते हैं ताकि किसान शीघ्रता से अपने कार्य में अपनी गति पकड़ जाएं। उसमें हम विभिन्न प्रकार के देसी गाय के गोबर गौमूत्र से बनाने वाले जो हमारे जीवामृत, घन जीवामृत, बर्मी कंपोस्ट और कीटनाशक, ये तमाम यहाँ तक कि मिट्टी का प्रयोग हम जैविक प्राकृतिक खेती में कैसे करें, पत्थर का प्रयोग कैसे करें, छाछ का प्रयोग कैसे करें, दूध का प्रयोग कैसे करें, इन विभिन्न हम राख का प्रयोग कैसे करें, कंडे का प्रयोग कैसे करें, इसका क्या प्रभाव होगा, इन सब विभिन्न बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर के जिन किसानों ने अनुभव किया है उसका और उनका परिणाम देखा है, वह इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। यह कार्यक्रम जब से चल रहा है, इस कार्यक्रम में परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं। विभिन्न हमारे लगभग 20 के करीब पद्मश्री, भारत सरकार से सम्मानित वरिष्ठ समाज सेवी, अधिकारी, IPS, PS और राजनेता और अनुभवी किसान, इसी प्रकार सभी प्रकार के मार्गदर्शक इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में आकर के इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन दे चुके हैं। और यह कार्यक्रम देश के साथ साथ नेपाल, अमेरिका, कनाडा, जैसे पाकिस्तान जैसे देशों से भी यहाँ वक्ता आए हैं और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 15-16 से लेकर 18-20 राज्यों के योग साधक, शिक्षक और वैज्ञानिक और किसान जुड़ते हैं, जो बीच बीच में जुड़ते रहते हैं और कभी एक साथ जुड़े रहते हैं। उनका भी हम मार्गदर्शन लेते हैं। आपका मार्गदर्शन जो आदर्श ग्राम बनाने की योजना है, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का अभियान आदर्श ग्राम, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी का भी अभियान है कि हम आदर्श गांव कैसे बनाएं, जिस पर आज आदरणीय बहन कल्पना खोटले जी ने, जो बालाघाट से है, उन्होंने आपको जोड़ा। मैं इस योग आहार के माध्यम से बहन कल्पना जी का धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे युवा सरपंच जो बिल्कुल फ्रैंकली और जो नवाचार कर रहे हैं, जो आज तक हमें ऐसा सुनने को नहीं मिला है, जो आप करके दिखा रहे हैं और जो कर रहे हैं, जो निश्चित हमारे अभी एक सरपंच अध्यक्ष टीकमगढ़ जिले के जुड़े थे, लेकिन वो अभी लेफ्ट हो गए हैं। मैं धर्मेंद्र बंदिला से चाहूंगा कि अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो संवाद करेंगे आपसे। आपने जल संरक्षण को, जल संवर्धन को लेकर के, जल स्वच्छता को लेकर के बहुत अच्छा कार्य किया है। जो मूर्ति विसर्जन और पन्नी और फूल और जो कपड़े वगैरह जो बहाए जाते हैं, उसके संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। नशा मुक्ति के लिए आपने काम किया है। आपने महापुरुषों की जयंती जब आप मनाते हैं, हमारे मन में भी विचार आया, महान पुरुषों को याद करके। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी एक किसान गांव के बेटे थे और उन्होंने महान पुरुषों को पढ़ा, उनको देखा, उनकी तस्वीर देखी और प्रतिज्ञा कर ली कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने अपना परिवर्तन लाए, जिसकी आप जो है जयंती मनाते हैं तो निश्चित छात्रों में बदलाव आता है, कुछ करने की इच्छा जागृत होती है। आप आंदोलन की बात भी की है। हमारे शरद वर्मा जी बताते हैं, जैसा आपने कहा है कि हमें अगर कोई जरूरत होती तो हम आंदोलन भी करते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन करते हैं, जिसका परिणाम भी सामने आता है। महिला सशक्तिकरण की आपने बात की है, आपने रोजगार की बात की है।
आपने गांव के संपन्न अधिकारी, आप गांव के किसान, गांव के वरिष्ठ जन से आप जो है चंदा संग्रह करके और जो कार्यक्रम कराते हैं, जो पुरस्कार करते हैं, जो रैली निकालते हैं, जो बच्चों का सम्मान करते हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। और सबसे बड़ा काम आपने जो बताया कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो ध्वजारोहण होता है वो मेधावी छात्रों से या विशिष्ट उपलब्धि, जैसे स्वच्छ, जिस परिवार स्वच्छ है, जो शौचालय का प्रयोग करते हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, जो योग कर रहे हैं, जो शिक्षा में और विभिन्न किसी न किसी क्षेत्र में अग्रणी हैं, उन्होंने आदर्श कार्य करके दिखाया है, उनको द्वारा आप ध्वजारोहण कराते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो है जो नारियल के पेड़ से अपने गांव को सजाया है, मेधावी छात्रों का जो सम्मान करते हैं, और आपने रैलियां वगैरह निकाल करके ये नवाचार जो आपने किया है हम लोग सीख रहे हैं। और भी हम चाहेंगे कि अगर आपका सहयोग मिले आपके गांव में, चूंकि देखो स्वास्थ्य पहला सुख है, निरोगी काया। आप आदर्श गांव आपने बनाया है, इसमें मैं चाहता हूं कि हर घर में व्यक्ति स्वस्थ रहे और हर घर में 1 एकड़ में कम से कम प्राकृतिक जैविक खेती किसान करे, तो ये आदर्श गांव आपका स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव और ये पूरा बन जाएगा। इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहेंगे तो हमारे व्यवहार परिवार से, पतंजलि परिवार से वहां पर आपसे संपर्क कर सकते हैं, वहां पर योग शिविर लगा सकते हैं, वहां पर जैविक खेती का प्रशिक्षण और मीटिंग कर सकते हैं। जब भी कोई त्योहार हो, कभी गांव के लोग बैठे उनके साथ अपन चर्चा कर सकते हैं, निश्चित उनको प्रेरणा मिलेगी और आप उसके एक स्तंभ होंगे, आप उसके कर्णधार होंगे। और जब योग और आयुर्वेद और जैविक खेती का जो है वहां आपके यहाँ एक स्थापित हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि जो पढ़ेगा बच्चा और जैसे वो वह आगे जाएगा और पूरा गांव स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहेगा, जो आपके इतिहास में लिखा जाएगा। मेरा बस यही निवेदन है। मैं चाहूंगा आपसे कि इस विषय पर आपका कमेंट हम चाहेंगे, फिर अगले वक्ताओं को हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय चंद्र कुमार जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इतने अच्छे ग्रुप में मुझे आज अपने विचार रखने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं खुद का सौभाग्य समझता हूँ। और आप यह जो ग्रुप है सभी ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा। और निश्चित रूप से मेरी एक सोच है बहुत दिनों से कि मेरे गांव में पारंपरिक धान की खेती करते हैं किसान। धान के अलावा यानी कोई चीज़ की रिस्क लेना वो यानी नहीं जानते। यानी पारंपरिक जो उनके पिता ने किया है, दादा ने किया है, नाना ने किया है, वही धान की खेती पारंपरिक रूप से जो कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो अभी आधुनिक ज़माने में जैविक के साथ साथ यानी अच्छी फल की खेती हो, फूल की खेती हो, और किसी माध्यम से जो खेती हो, इस तरह की अलग टाइप की जो खेती करने का अवसर भी उनको मिलना चाहिए। और इस टाइप के जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण लेने का प्रयास भी हम करेंगे। और निश्चित रूप से यह जो पतंजलि ग्रुप है देश में क्या नहीं तो सिर्फ पूरे विश्व में ख्यातनाम है और बहुत ही अच्छी सोच, बहुत ही अच्छा अभियान है। तो निश्चित रूप से मेरी इच्छा रहेगी कि आपके माध्यम से मेरे गांव के किसानों को हो, युवाओं को हो, बच्चों को हो या फिर ज्येष्ठ नागरिकों को, किसी को भी हो, अगर मार्गदर्शन मिलता है, मेरे गांव का अगर उद्धार होता तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से मैं इस दिशा में कार्यरत रहूँगा। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सदन में उपस्थित भाई बहन, हमारे आदर्श गांव के संस्थापक और हमारे आदरणीय युवा सरपंच साहब और अध्यक्ष आदरणीय चंद्र कुमार जी से सवाल कर सकते हैं। इसमें हमें रमेश चंद मेहरा जी ने पुनः हैंड रेज किया था, मैं चाहूंगा कि वो अपना सवाल करें, फिर मैं प्रणाली मराठे को आमंत्रित करूंगा। जी रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। हमने आदरणीय सरपंच महोदय की बात सुनी और उन्होंने जो अपने गांव और पंचायत का चित्रण किया, बहुत अच्छा। पर आप कह रहे हैं कि मुझे सरपंच बने अभी केवल 1 वर्ष हुआ है, तो इसका आशय यह है कि आपके गांव में ये जो कार्य है वो पहले से ही चल रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा इसका बताएं। क्योंकि आपको तो सरपंच बने अभी 1 साल हुए हैं, इसके पहले आपने कहा कि वहाँ लाइब्रेरी भी संचालित है, बच्चे वहाँ से पहले से ही पढ़ के निकल रहे हैं, तो इसके पहले ये कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? जी ओम। जी सर, निश्चित रूप से हमारे गांव पर महापुरुषों के विचारों का प्रभाव है।
गुरुदेव सेवा मंडल पिछले 17-18 वर्षों से कार्यरत है। तो उसके माध्यम से जो प्रतिवर्ष जो उपक्रम चलते हैं या फिर निरंतर ध्यान चिंतन मनन होता है, साल में एक बार पुण्यतिथि का बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो जन जागृति के कार्यक्रम होते हैं। उसके अलावा एजुकेशन के तौर पर बोलो, स्वास्थ्य के प्रति बोलो, गांव में पिछले 10-20 वर्षों से जो कार्य होते आ रहे हैं, उनसे जो नई पीढ़ी है उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं यानी बचपन से ही मुझे सोशल एक्टिविटीज़ का, किसी की सेवा का ये जो यानी आदत लगी है। तो ऐसे गांव के जो होनहार लड़के हैं, युवा है, स्कूली बच्चे हैं, उन पर ऑटोमेटिकली असर होते जा रहा है और वो इस अच्छे पुण्य कार्य में जुड़ते जा रहे हैं। उसी का मैं एक हिस्सा हूँ। और सरपंच बनने के पहले से मेरी जो एक्टिविटी थी गांव में सामाजिक कार्यों को लेकर, तो उसी की फलश्रुति आप बोल सकते हैं कि उसी काम की बदौलत मुझे सरपंच पद का अवसर मिला है और यह मेरा सौभाग्य है। बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। हाँ, यही हम जानना चाह रहे थे, क्योंकि जो चीज आपने बताई ये कोई एक साल में बनने वाली बात नहीं है, इसमें तो नहीं, समय लगा है और आपने निश्चित रूप से उसको जरूर आगे जरूर बढ़ाया सर। है। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं जी। हो जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के सवाल से एक और शिक्षा मिली है कि जरूरी नहीं है कि अगर सरपंच ही हैं, बिना सरपंच के भी आदरणीय चंद्र कुमार जी ने गांव में अपना काम किया है और फिर सरपंच बने, तो फिर तो बात ही अलग है। तो हम सब अगर सरपंच भी नहीं है तो भी हम गांव में आदर्श गांव बनाने की प्रेरणा ले सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। आदरणीय प्रणाली मराठे जी। ओम। सदन को सादर प्रणाम। आज चंद्रमोहन जी का जो उद्बोधन हुआ वो बहुत ही प्रेरणादायी कामगिरी है आपकी। आपकी विचारधारा तो बहुत ही उच्च स्तरीय है और हमें तो आपका सहयोग लेके पहले 10 सरपंचों को जोड़कर ये योजना उन गांवों में ले जानी है। इसके लिए मैं आपसे मार्गदर्शन तो लूँगी, लेकिन आपका नंबर चाहिए हमें। मैं आज ही जिस गांव में काम करती हूँ उसके ग्राम जो सरपंच है उनको और मेरे और कुछ भाई हैं उनको जोड़ूंगी इस काम में। तो इसलिए आपका नंबर मुझे चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करने में अच्छी शुरुआत अपने मन का जो विचार होता है वही होती है। इसलिए आपका नंबर शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। आपका नंबर जो है चैट बॉक्स में आदरणीय चंद्र कुमार जी डाल रहे हैं, तो सभी लोग जो है आपका नंबर ले सकते हैं। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। ओम। आदरणीय धन्यवाद मुनीलाल भाई जी। राम राम चंद्रमोहन कुमार जी। राम राम सर। मैं नीलकंठ सावले राम कुमार से बोल पटेल रहा जी, राम कुमार पटेल जी म्यूट करें प्लीज। राम कुमार पटेल जी म्यूट कर लें। आपका बहुत बहुत रंजना जी म्यूट कर दें। आपको कार्य को सलाम। और आज आपने पहले यहाँ मंच पर, योगहार के मंच पर आदरणीय श्री पोपटराव जी पवार भी आ चुके हैं, अपने महाराष्ट्र के जुरे बाजार के सरपंच थे और आज भी वो अपने नीति आयोग के इसमें सदस्य हैं। ऐसे ही आपसे कामना है कि किसान के लिए, गांव के लिए आप आगे इस कार्य के लिए आपको शुभेच्छा देता हूँ। और आपके गांव में आप बोल रहे कि 10-15-20% जो कि जैविक किसान खेती कर रहे हैं, तो उनके साथ भी एक दिन अपने योगहार में उनके अनुभव, उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए हम एक दिन रखेंगे हमारे बहन जी के माध्यम से। तो इनके भी क्या क्या अनुभव है, उनका मार्गदर्शन हम इस योगाहार के कार्यक्रम में सुनने को मिलेगा। और ये भी लोग इस योगाहार से जुड़ेंगे तो ये भी कुछ नया नया इसका हर दिन कुछ ना कुछ नया जैविक खेती का, राष्ट्र के हित के बारे में, अपने देश के हित के बारे में जो कुछ प्रयास होते हैं, तो ये नया कुछ ये हो जाएगा। तो आप ऐसे ही आगे जैसे हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी ने बोला है कि 550 सरपंच का नेतृत्व करेंगे, तो मैं तो बोलता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व करे। यही शुभकामनाएं हम श्री संत गजानन महाराज के चरण में रखते हैं। मैं सेगांव से हूँ, तो गजानन महाराज का आशीर्वाद और अपने
गुरुदेव जी का आशीर्वाद बना रहे पूरे गांव पर और पूरे जिले पर, यही कामना करता हूँ। और मैं यहाँ पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम। थैंक यू सर। आदरणीय पद्मश्री पोपटराव पवार साहब का आपने नाम लिए, वह हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्थान है और हमारे लिए तो नहीं तो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्थान है। उनका जीवन काल जो है बहुत ही संघर्षशील रहा है और गांव को जो ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचा है, निश्चित रूप से उनका आदर्श हर सरपंच ने लेना चाहिए। मैं खुद उनके गांव को भेंट देकर आया हूँ, उनके गांव का भी स्टडी किया हूँ 1 साल पहले। निश्चित रूप से पोपटराव पवार साहब है, भास्कर साहब है, एक आदर्श नाम है, इनसे प्रेरणा ली। और उसके अलावा असल में बताना भूल गया था, मेरा कार्य आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो रहा, नेटवर्क आपका वीडियो बंद करो, नेटवर्क पूरा जाएगा आपका। हाँ आता येते, आवाज येते आता। आप जो है हिल रहे हैं, आप जो है जहाँ पहले थे वहीं पे रहें ताकि नेटवर्क रहे। भजेपार चषक नाम की स्पर्धा पिछले सालों से भजेपार में होती है। इस साल भी 29 और 30 दिसंबर 2023 में, तो जिसमें इंटरनेशनल 2 कबड्डी के प्लेयर और 38 नेशनल प्लेयर्स मेरे गांव में तो यह जो खेल की दुनिया में बोलो, ये स्वास्थ्य की जरूरत है, साइकिलिंग की जरूरत है। 10 साल से जो क्रीडा स्पर्धा मेरे गांव में हो रही है, तो इन स्पर्धाओं ने भी गांव को एक नाम दिया है और गांव में अच्छे खिलाड़ी तैयार हुए। तो इस तरह का जैविक खेती हो, सभी प्रकार के उपक्रम गाँव में होना चाहिए, हर गांव की इसमें होना चाहिए। और निश्चित रूप से पतंजलि परिवार जैसे अगर यह जो समूह अगर इस तरह के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपने देश को स्वर्ग बनाना समय नहीं लगेगा। बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा नेटवर्क में भी आने का कृपा करें, आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी। अभी चंद कुमार जी पहले खूब अच्छी आवाज आ रही थी। हमारे बने सिंह आर जी आगर मालवा से हैं और मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और अपना सवाल करें। जी, ओम। सदन के सभी दिव्यात्मा को मेरा प्रणाम। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं सरपंच महोदय, उनका बहुत अच्छा कार्यकाल से मन प्रफुल्लित होता है सभी को। सरपंच महोदय से मेरा निवेदन है कि हमारे एक मित्र है राजस्थान के राजसमंद जिले पिपलांत्री गांव से, आप और आपके ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर सभी आप लोग उस गांव की अगर यात्रा करके आ जाएंगे तो बहुत ही निश्चित आपका गांव आप ऐतिहासिक गांव बनाने में सफल हो जाएंगे। ऐसा मेरा आपसे सुझाव था। उनका नंबर भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ऐसा मेरा सुझाव है। सर गांव का नाम बोलिए। राजस्थान के राजसमंद जिले का पिपलांत्री गांव है। श्याम सुंदर पालीवाल जी का नाम है। श्याम सुंदर पालीवाल। और निश्चित रूप से मैं वेट करूंगा सर, मुझे शौक है अच्छी चीज देखने का और मैं निश्चित रूप से उनसे सीख पाऊंगा। उनका नंबर अगर मिल जाए तो मैं आपका रेफरेंस देके मैं जरूर उनसे मुलाकात करूंगा अगले तो कल। हाँ जी जी, आपका नंबर उपलब्ध करा देंगे उनको। जी सर चलेगा, कोई बात नहीं। वार्तालाप हो जाए। समय लेना पड़ेगा आपको वहां पर जाने के लिए, पहले तारीख फिक्स होगा आपकी, तभी जाकर के वो समय दे पाएंगे आप। महीना 2 महीना वेट भी करना चलेगा, लेकिन मैं जरूर उनसे मुलाकात करूंगा। अगर अच्छा गाँव है तो मैं जरूर वहां से कुछ सीख के आऊंगा। जी 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 जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी, उनका नंबर है आप, और वो इस त्योहार कार्यक्रम में मार्गदर्शन दे चुके हैं आदरणीय सरपंच साहब। जिस प्रकार से आज आप अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसलिए प्रकार से उनको बुलाया गया है और पुनः बुलाया जाएगा। जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी ओम। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। जी, आज हमारे मुख्य अतिथि चंद्र कुमार जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बताया, तो क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्य कर रही हूँ और मुजफ्फरनगर में पतंजलि योग समिति से सह जिला प्रभारी भी हूँ और पूर्ण रूप से सेवा कार्य करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ लगन के साथ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं,
तो थोड़ा सा उन पे प्रकाश डालें। मैम, महाराष्ट्र में बचत समूह की कॉन्सेप्ट है, शायद आपकी तरह भी होना चाहिए। बचत समूह जो होते हैं तो जी अधिक से अधिक संख्या में गांव में बचत बचत समूह बनाए, जो बचत गट बोलते हैं महाराष्ट्र में उनको, महिला जी बचत गट। तो जी जी उनके माध्यम से महिलाओं के ग्रुप बनते हैं, 10-20 जी महिलाएं, 50 महिलाएं, 100 महिलाएं, और उनको आसानी से बैंक से लोन प्रोवाइड होते हैं। और उनके माध्यम से वह अपने क्षेत्र को देखते हुए जिनको यानी जिस तरह में रुचि है उस तरह के वो खुद के रोजगार तैयार कर सकते हैं। आसानी से बैंक से लोन उनको उपलब्ध होते हैं। तो उनके लिए मार्गदर्शन शिविर के आयोजन का हम प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, महिला सशक्त रखने के लिए सबसे पहले उनका स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है। तो निश्चित रूप से जो किशोरवयीन टीन एज की जो लड़कियां रहती है, उनके लिए सैनिटरी पैड का उपयोग हो। उसके बाद जो शरीर में बदलाव होते हैं उनके तरह भी उनको प्रशिक्षित करना जरूरी है, उनको मार्गदर्शन करना जरूरी है। और उनकी माताओं को निश्चित रूप से उनको ये करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य महिला रहेगी तभी वो सशक्त बनेगी। और उसके बाद उनको रोजगार की तलाश करना है। जी भाई, वो तो मैं कर रही हूँ। महिलाओं को जी स्वस्थ करने का तो मैंने अभियान चला रखा है और महिलाएं स्वस्थ हो भी रही हैं। आज मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी सदन में सुनाना चाहूंगी कि एक दिन मुख्य अतिथि के रूप में नेचुरोपैथी पे कोई भाई आए थे। मैं उनका नाम मिस कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने मेथी दाने की पट्टी और वो सिखाया था, जो मैंने सीखा था। और वो फिर मैंने नेक्स्ट डे ही, कुछ बहनों के घुटनों में बहुत दर्द रहता है काफी टाइम से, काफी बहनें ठीक हो रही है मेरी योग कक्षा में। तो मैंने वो प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया कि आज प्रैक्टिकल होगा, आज योग नहीं होगा। वो मैंने प्रैक्टिकल किया, सब सामान मैं अपने घर से लेके गई और उसका 100% रिजल्ट आ गया। एक महिला जो बिल्कुल चल क्या नहीं पाती थी, उसकी घुटनों में क्या बात 70% रिलीफ मिला उसको। तो अब उन्होंने कहा कि जी आपने हमें दिया। उन्होंने बताया था कि मैं पूछा था उनसे कि ये उपचार किस समय करें, कितने घंटे करें। तो उन्होंने बताया कि ये रात में करें। मैंने बहनों को सिखा दिया क्लास में कि आप करो। और मैंने कहा इसको करने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, सो जाना है। तो मैं समझती हूँ क्लास में सारी बहनें आती हैं, तो बहुत मैंने ये रीड कर लिया था कि कोई बहन रात में करेगी नहीं जाके, क्योंकि सब इंग्लिश दवाइयों पे इतना भरोसा करने लगे हैं कि वो एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं सब, क्योंकि उसमें 1 घंटे का प्रोसेस है, 1 घंटे से ऊपर लग जाता है उसमें करने में। तो मैंने उस बहन से कहा, चलते हुए, बिल्कुल पास में उसका घर पड़ता है मेरे घर से, मैंने कहा बहन तुम करोगी नहीं? और मैंने कहा मुझे बड़ा दुख होगा, क्योंकि मैंने अपना समय दिया है तुम्हें और सीखा है किसी से, और फिर आप लोगों को बड़ी तन्मयता के साथ सिखाया है। तो मैंने कहा आज तुम करोगी नहीं, और करोगी नहीं तो तुम्हें रिलीफ कैसे मिलेगा? तो कह रही बात तो तुम सही कह रही हो। तो मैंने कहा तुम करोगे क्यों नहीं? कह रही मैं ना अकेली हूँ, इसलिए अकेले ये हो नहीं पाने का। तो वो बात मुझे समझ में आई कि ये सही कह रही है, अकेले वो हो नहीं सकता। मैंने कहा जब तुम सारी तैयारी कर लोगी तो मेरे को कॉल कर देना। और उस बहन ने अपनी तैयारी कर ली, गर्म पानी कर लिया, बाल्टी वाल्टी सब रख ली अपने पास। फिर उन्होंने कॉल किया, मैं तुरंत अपने घर से निकल के गई। मेरे पति देव मेरे पे गुस्सा भी है कि पहले तो दिन दिन में काम करती थी, अब तूने रात का भी ठेका उठा लिया। मैंने कहा नहीं, वो उस बहन के, वो जानते हैं उनको। मैंने कहा वो देखो ऐसे, मैं उनके घर जा रही हूँ, वो थोड़ा पीड़ित है और वो अकेले कर नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने मुझे भेज दिया, फिर चले जाओ। और मैंने 3 दिन जाके अपना घर का खाना वाना करके, खिला के, अपने किचन विचन पूरी साफ करके तब उस बहन के घर जाती थी। और 3 दिन अपने हाथ से उनको किया। तो 3 दिन करने से उनको रिजल्ट लगा। और तो उनका बेटा जो है ना, वो देख रहा था वो सब प्रोसेस, बहू भी और बेटा भी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये आंटी आती हैं, जानते हैं वो भी बहुत अच्छे से बच्चे। तो उन्होंने अपनी मम्मी से बारीकी से पूछा फिर कि आंटी को आप देते क्या हो, आंटी लेती क्या है? कि वो तो कुछ भी नहीं लेती, एक पैसा भी नहीं लेती। तो फिर उन बच्चों को लगा, कह रहे कि मम्मी आप कल से आंटी को नहीं बुलाओगी, हम आपकी हेल्प करेंगे और हम करवाएंगे आपको। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने बात पकड़ी। और वो प्रोसेस उन्होंने 10 दिन तक किया। उन्होंने कहा था कि आपको 10 दिन करना है तो 100% रिजल्ट आएगा। तो करने से 100% रिजल्ट आया। फिर उस बहन को मैंने प्रॉमिस ले लिया था कि देखो, पता मुझे भी नहीं है कि इससे कितना रिलीफ होगा, लेकिन जब वो सिखा रहे थे और जैसे वो बोल रहे थे, तो मेरे अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा हो रही थी। और मेरे को लग रहा था कि ये बिल्कुल आराम करेगा, 100% आराम करेगा।
और वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास भी लेके गई थी। वो बहुत परेशान थी कि आज तुम ना मेरे साथ डॉक्टर के चलो, उनकी बहू भी जॉब करती जी है, बेटा भी जॉब करता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको इनको बदलवाना पड़ेगा दोनों घुटनों को, और कोई ट्रीटमेंट इसका बचा नहीं, कि आपके घुटने बहुत डैमेज हो गए हैं। तो मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा बहन या तो तुम ऑपरेशन करवा लो। वो बोली कि ऑपरेशन तो मैं नहीं करवा सकती, इसमें तो 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो मैंने कहा अब तो तुम्हें देखो अवेयर होना पड़ेगा। डेली योग कक्षा में लेके जाती हूँ, उनके घर मैं चल देती हूँ। आजकल सुबह ना जी कक्षा चला करके मैं शाम को कक्षा ले रही हूँ, ठंड की वजह से ना, ठंड बहुत हो गई थी। जी तो जी मैंने कहा कक्षा जी। बंद नहीं करेंगे, हम शाम को करेंगे। तो शाम को बहुत सुंदर। मैं 3:45 घर से निकल जाती हूँ। मेरे को पता है कि वो बहन को मुझे 10 मिनट लगेंगे उनको घर से लेने के लिए, और मैं जी 10 मिथिलेश मिनट जी, तो आपने समय आपने ज्यादा लग दस रहा है शायद। ना 10 लाख रुपए का इलाज आपने जो है निःशुल्क करके, और जो सेवा कही है, जो अपने जो सेवा भाव है आपके, उन सेवा भाव को पूरा सदन जो है नमन करता है। यही हम सबके राइट। बीच में ये हाँ सेवा भाव रहे। जी। हाँ, थोड़ा समय और ज्यादा लग रहा है, लेकिन देखो थोड़ा सा जी मैं लेना चाहूंगी और समय आज, क्योंकि जब हम करते हैं तो मैंने उन बहन से प्रॉमिस किया कि यदि तुम वाकई लग रहा है कि मेरी निस्वार्थ सेवा है, तो देखो मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ छुपा हुआ है स्वार्थ के पीछे। वो बोली बताओ क्या स्वार्थ है। मैंने कहा यदि तुम ठीक होती हो ना, तो हमारी क्लास में 4 बहनों को तुम्हारे की तरह घुटनों में दर्द है। कह रही हाँ है। मैंने कहा तुम जैसे मैंने तुम्हें सेवा दी, तुम ऐसी सेवा जाके जब तुम ठीक हो जाओगी दूसरी बहन को दोगी। तो कल उस बहन ने कहा दूसरी बहन से कि मैं तुम्हारे घर आके, जैसे ही मिथिलेश बहन ने मुझे सेवा दी, अब मैं तुम्हारी सेवा दूंगी, तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो ये क्या चैन बात बननी है। शुरू हुई घुट्टों वाली, और इससे 100% रिलीफ हो रहा है। जो करेगा बहुत तो उसे अच्छा। मिलेगा। तो अब बात आती है कि सशक्तिकरण की, पहली जैसे हमारे चंद्र कुमार भाई ने बताया कि पहले स्वस्थ होना जरूरी है। अब दूसरी बात आई, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, अब दूसरा सुख घर में हो माया। उसका राज बता रहे हैं हमारे चंद्र कुमार। और मैं सीखूंगी उनसे कि जो आपने बचत समूह बताया, तो इसकी हम कैसे ट्रेनिंग ले, ताकि हम इस पे भी काम करना शुरू करें। जी मैम, आप कौन सी स्टेट से हो? जी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा अच्छा। इसमें मेरा बहुत बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक महिला आर्थिक विकास महामंडल, जिसको माविम के नाम से जाना जाता है, माविम और उमेद, ऐसे दो अभियान चलते हैं महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण के लिए। जिला परिषद के माध्यम से उमेद संचालित होता है, और ये माविम। तो ये दोनों अलग अलग, यानी एक ही टाइप के उद्देश्य है दोनों के। तो गांव गांव की महिलाओं के बचत समूह बनाकर उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनको मार्गदर्शन करने का काम, हर गांव में 2-4 सीआरपी करके रखते हैं, यानी जो बचत समूह की एक लीडर बोल सकते हैं अपन। तो उनको प्रशिक्षित करते हैं माविम और ये अपने उमेद। तो उनके माध्यम से फिर गांव की महिलाओं के समूहों को वो सीआरपी प्रशिक्षित करती है, और उनकी नीड के हिसाब से उनको लोन प्रोवाइड कर उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के अवसर वो माविम और उमेद के माध्यम से दिए जाते हैं। माविन अब और यूपी, माविम और उमेद, उमेद, उम्मेद। UMED, उमेद। जी 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 जी। ये पता नहीं उत्तर प्रदेश में भी होगा क्या। जी जी, अभी उसकी आइडिया तो मुझे भी नहीं है। चलिए, हो सारी सकता यदि है जगह वो, है कहीं आपको बहन कहीं जी। यदि इसकी मिथिलेश जी, जैसे, भारत जी सरकार की जो योजना है जी जी आजीविका जी मिशन, जी महिला सशक्तिकरण, बहुत योजनाएं हैं। आपको ये योजनाओं की एक दिन जानकारी हम पूरी दिलवा देंगे। अपने NRLM के जो पहले अभी बीच में डायरेक्टर आए थे, शायद जी। आप उस दिन नहीं जुड़ी थी। हाँ उस नहीं दिन जुड़ी। ठीक। हाँ हाँ, एक तो ये जो भारत सरकार की NRLM ही योजना है एक्टिविटी वो, संचालित करता हाँ मतलब ये जो महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए जो भी योजना है, एक दिन एक अधिकारी को पूरी योजना बताने के लिए अब आमंत्रित करेंगे। तो उस दिन जो है अधिक से अधिक आप महिलाओं को जोड़ लें, और उनका है। लाभ हम दिलवा सकते हैं। जी भाई, महिलाएं मेरे पास बहुत सारी हो गई हाँ हैं, और वो मेरे बातों पे भरोसा भी पूरा आंख बंद करके बिल्कुल करने लगी बिल्कुल। हैं। तो अब मैं आप यही कि हम सशक्तिकरण के लिए ये बचत समूह भी हम, यदि हमें उचित ज्ञान मिल जाए इस पे, तो हम इस पे कार्य करना चाहेंगे। बहन जी, विश्वकर्मा योजना है एक, अभी अभी जी विश्वकर्मा योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लोन दे रहे हैं। कोई भी विश्वकर्मा मतलब कोई भी कला जिसके अंदर है, वो लोन ले सकता है। 15,000 रुपए तो शुरुआत में आवेदन करने पे दे ही रहे हैं वो।
जी जी ठीक है। और तो 15,000 रुपए तो वो दे रहे हैं, साथ में अगर उसके पास कोई कला है, वो करना चाहता है आगे, वो अपना और व्यवसाय बढ़ाना चाहता है, तो उसको वो केंद्र सरकार दे रही है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके बारे में हम आगे चल के 1-2 दिन में व्यवस्था करेंगे, ताकि सारे सदन को जानकारी हो जाए विस्तार के साथ कैसे जी करना जी हमारे है। महाराष्ट्र बहुत में बहुत पीएम धन्यवाद। पीएम विश्वकर्मा का जो संचालन है हमारे महाराष्ट्र में ग्राम जी पंचायत से होता है। हाँ ऑनलाइन आवेदन करते हैं जिनको जरूरत है, और जी सरपंच उनको थंब लगा के उनको अप्रूव कर सकते हैं। और जी 15,000 की उनको सामग्री के लिए उनको 15,000 की मदद और ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर वो कोई कारीगर है तो वो कारीगर को उस हिसाब का उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और उसका जो खर्चा रहता है वो भी खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। काफी अच्छा बिल्कुल। उपक्रम है। जी जी बहुत बहुत ये इसका धन्यवाद। लाभ मिथिलेश मिथिलेश बहन जी, इसमें आप जो है इसके लिए महिलाओं को चयन करके और इसमें अपन उनका भला कर सकते हैं। इस पर हम एक जी, दिन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चयन तो सारी है ठीक मेरे पास, और सब अभी ठीक बीमार ठीक। हैं। जैसे जैसे वो ठीक होंगी तो बहुत महिलाओं का बड़ा ग्रुप हो गया है योग कक्षा के द्वारा ही। ठीक है, सबको पहले स्वस्थ करो, फिर उन्हें जी समृद्ध बनाओ। ठीक, जी बहुत जी बढ़िया। जी 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 जी। चलिए, समय अपनी ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय बीजी सिंह साहब उपस्थित हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। 2 शब्द उनके भी हम चाहेंगे सदन में वो प्राप्त हो। आदरणीय बीजी सिंह जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो अनम्यूट करके आप आशीर्वाद दे सकते हैं। बीजी सिंह, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है सिंह साहब के पास। तो लगभग और किसी आशा रावत जी के नाम से जो है, आदरणीय भाई साहब आपने हैंड रेज किया था, आप अपनी बात रख सकते हैं 2 मिनट में। जी चलिए, आवाज नहीं आ रही है, तो अब मैं चाहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें आदरणीय रोमी राम जी। शायद रोमी राम का वे भी लेफ्ट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं समापन की ओर। 5 मिनट 8:25 हो गए हैं, तो अब हम आदरणीय रंजना किनीकर को बुलाते हैं, अगर वो जुड़ी हैं तो। नहीं जुड़ी हैं। चलिए, अब हम माया शर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि एक छोटे से भजन के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। फिर आदरणीय कल्पना खोटले जी आभार करेंगी। जी आदरणीय माया शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप अपने आवाज में सदन को एक भजन सुनाने का कष्ट करें। जी सदन को प्रणाम नमन। आज मैं जुड़ नहीं पाई थी, आज बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ बारिश तो हो रही है ये तो आज पानी जी, बरस बहुत रहा है। हाँ हाँ। सुना एक नहीं छोटा सा एक अच्छा अच्छा, चलिए, पानी बरस रहा है, मौसम खराब है, ओले भी गिर रहे हैं कहीं कहीं, और एक हमारे किसानों के लिए अच्छा संदेश नहीं है। चलिए, हमारे बीच में ओंकार नाथ जी ने हैंड रेज किया है। जी ओंकार नाथ जी। जी नमस्कार भैया, नमस्कार सभी सदन में सभी को नमस्कार। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हमारे हमारे घर में काम करने वाली हैं, अगर कोई समाधान इनका कर सकते हैं तो थोड़ा करने का प्रयास करिए। इनके घुटना में दर्द हो रहा है और काफी परेशान है, चल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई भाई बहन सदन में मौजूद हैं जो इनका घुटना का उपचार बता सकते हैं तो कृपया बताने की कृपा करें। अभी घुटने का उपचार मिथिलेश सिंह जी ने बताया था, अभी सुना आपने? हाँ हाँ, थोड़ा सा हमारे में है, ये इनका घुटना का बता, दर्द हो रहा है। हाँ तो बहन जी 2 मिनट में बताने का कष्ट करें जी। ये हाँ 2 मिनट बता आप दीजिए। जरा बड़ा ध्यान से सुनिए भाई। सबसे पहले गर्म पानी करिए और बाल्टी में डालिए। बाल्टी में डाल जी करके जी चेयर पे जी बैठ जाइए और अपने घुटने उस बाल्टी में डाल के रखिए 15 मिनट। और पानी ज्यादा से जी ज्यादा हो, ताकि पैरों में पानी जितने ऊपर तक जाए उतना अच्छा है। समझ में ये आया तो बड़ा इतना? बाल्टी लेना पड़ेगा ना, बड़ा बाल्टी लेना पड़ेगा ना कि घुटना डुबाने के लिए तो पूरा बड़ा बाल्टी नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि घुटना डूबना चाहिए, ये जी जी बात जी नहीं है, ठीक से समझें। जी पानी में पैरों को डालना है, ये नहीं है कि घुटने डूबने चाहिए, ये वाली बात नहीं जी है। जी दूसरा पॉइंट, जब 15 मिनट हो जाएं तो गर्म पानी से पैरों को बाहर निकालिए और तौलिए से पोंछ लीजिए। फिर जैसे हम योगासन करते हैं, दंडासन में बैठ जाइए। दंडासन में बैठने के बाद फिर एक बर्तन में गर्म पानी लें,
एक बर्तन में ठंडा पानी लें और 3 तौलिया आपके पास होने चाहिए। पहले गर्म पानी में तौलिया भिगो करके उसको निचोड़ करके घुटनों के ऊपर डाल लें, दोनों पैरों के घुटनों के, उसके ऊपर सूखा तौलिया डाल दें। एक तौलिया अपने सर पे रखें। फिर 5 मिनट तक रखा रहने दें। फिर वो पट्टी हटाएं जो गरम तौलिया हमने रखा था घुटने पे। फिर हम ठंडे पानी में तौलिया भिगोएंगे और ठंडा रखेंगे घुटने पे, उसके ऊपर सूखा तौलिया। तो ऐसे 2 बार गरम पट्टी, 2 बार ठंडी पट्टी। इतना प्रोसेस समझ में आ गया? जी 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 जी। जी 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 इसके बाद आप क्या करेंगे जी दीदी। कि अपने जो पैर के तलवे हैं ना, उन पर जी तिल का तेल या सरसों के तेल से मसाज करेंगे। किससे? कासे की कटोरी आती है उससे 10 मिनट तक मसाज करें तलवों की। फिर जब ये मसाज हो जाए तो एक नोट कर लें, फिर भूल जाओगे नहीं। अपने पास पेन ले लो। 4 चीजों का जी हमें जी पेस्ट जी बनाना है। प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी बराबर बराबर मात्रा में लेके, चारों चीजों की जी जी बराबर जी बराबर मात्रा लें। उनका पेस्ट बना लें, मिक्सी में पीस लें उनको। और फिर उस लेप को अपने घुटनों पर लगाएं। प्याज लेप प्याज लगाने, एक बार रिपीट कर देंगे। प्याज, लहसुन, आदि, हल्दी। आदि नहीं, अदरक, प्याज, अदरक, प्याज, अदरक, लहसुन, लहसुन जी, और हल्दी। हल्दी। जी चारों को बराबर मात्रा रखनी है, ज्यादा कम नहीं। और जी 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 इन चारों का पेस्ट बना करके वो लगाएंगे अपने पैरों पर, घुटनों से जी थोड़ा जहाँ नीचे पर। भी और घुटनों से ऊपर भी, जी घुटनों जी पर भी। जी और फिर जी उस जी पे जी आप बड़ी सी पट्टी बनाएंगे, चद्दर में से काट लें। सूती जी कॉटन की जो चद्दर होती है ना, घर में जो हम चद्दर यूज करते हैं सिंगल बेड की, उसकी 2 जी पट्टी जी बना लें। उसकी वो पूरा लपेट दें उस पे, जहां लेप लगा है जी उसको लपेट दें। उसके बाद एक सर्जिकल पट्टी जो आती है ना, मेडिकल स्टोर से मिलती है, जी जी फिर जी जी उन पट्टियों को उसके ऊपर लपेट दें। और जी फिर क्या करना है आपको कि आपके हाथ की जो उंगली है ना, 2 बीच वाली उंगलियों में जी 3 पोरे होते हैं। तो बीच वाला जो पोरा है ना उंगली का, उस पे आप जी मेथी पट्टी लगाएंगे, दोनों जी हाथ की, ऊपर दोनों। ऊपर से उंगली के ऊपर से ना, ऊपर मोड़ के पास, ज्वाइंट के पास, जहाँ पर उंगली के ऊपर जो मोड़ होता है, मोड़ बीच पे वाली नहीं मोड़। लगना, नहीं नहीं। जी ये आपको जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसको कवर करना है पूरा। वो पट्टी कैसे जी बनानी है? एक टेप लेंगे आप, जी सेलो टेप जो आती है, जी और जी जी एक बर्तन के ऊपर मेथी दाना फैला देंगे और उस टेप को उस पे चिपका लेंगे टेप से। मेथी दाना जब उस मेथी दाना रख करके उस पे टेप चिपकाएंगे, तो वो टेप पे पूरा मेथी दाना चिपक जाएगा और उस टेप को राउंड कर देंगे उंगली के बीच वाले हिस्से पे। जी और जी जी इसको ये प्रोसेस करके बस सो जाना है। रात में करना है ना। हाँ, सोने से पहले करना है ये सब। जी 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 और फिर सुबह उठ के सबसे पहले अपना ये उतार दें। 10 दिन तक इसको ये लगातार करें। मेथी दाना का संख्या कितना रहेगा? जितना उस पे टेप पे लग जाता है ना, उतना अच्छा, वो उंगली की चारों तरफ से राउंड हो जाएगा ना, राउंड हो जी जाएगा ना। राउंड हो जाएगा। जी 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 ये करें आप 10 दिन जी जी लगातार। और 10 दिन इसे जी करने के बाद यदि पैरों पे स्वेलिंग है तो जी एक आप पोटली बनाएं। जो बालू होता है ना, हमारे यहाँ रेत भी बोलते हैं उसको, जो मकान बनाने में काम आता है ना, बालू। आपके जी यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हाँ हाँ जी, बालू बालू बोलते हैं। जी। और उसमें अ, नमक डालें 2 मुट्ठी और अजवाइन जी डालें 1 मुट्ठी। और ऐसी पोटली बनाएं सूती कपड़ा लेके कि वो पूरे घुटने को कवर कर दे आपके। दिन में उसकी ये सूखे वाली सिकाई भी करें। जी 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 तो ये देखो मेहनत का काम है, लेकिन अंग्रेजी दवाई खाने से अच्छा है। करोगे तो 100% रिजल्ट है। जो कर रहा है उसको रिजल्ट मिल रहा है।
जी, 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 जी जी। ओम धन्यवाद। उसको उसको नमक को क्या गरम करना है? वो बालू को गरम करना है कि ऐसे ही जी, ऐसे ही जी, लगाना जी, है? जी, वो पोटली बना लो, तीनों चीज़ों को मिला करके, जी। उसको गरम करो। जब वो गरम हो जाए पोटली, फिर उसको अपने घुटने पे रख लो। जी, जी, जी। ये बहुत करना है। सुंदर, धन्यवाद बहन दिन में जी। ये धन्यवाद, करना है धन्यवाद, धन्यवाद। और जी, रात में जी, वो जी। करना है। जी, जी, जी। जी चलिए, समय हो गया है। बहुत सुंदर उपाय। और जी। ओमकार नाथ जी, और ये रिकॉर्डिंग हो गई है योगा यूट्यूब चैनल पे, आप कई बार सुन सकते हैं। जिन भाई बहनों ने नहीं लिख पाया हो या जिनको ऐसी घुटनों में तकलीफ हो, उनको यह वीडियो यूट्यूब का चैनल का आज का भेज देना, ताकि वो उसका लाभ ले सके। और अब मैं समापन की ओर चलता हूँ। आदरणीय रंजना मैं किनीकर जी तो से गाने चाहूंगा। गाने की दो पंक्तियां, सिर्फ गाने की दो पंक्तियां। आज अब बहुत नहीं, ही अब नहीं, दो अब ही लास्ट पंक्तियां। में आप लोग करती हो, सुनिए, 8:30 के बाद जो है आप लोग हैंड रीच ना करें प्लीज, और फिर इसके बाद ना कहें, क्योंकि मजबूरी हो जाती। कल 4:45 बज गए थे। 5:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक हम लोगों को काम भी करना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, इससे संख्या कम जाती है। फिर मेरा निवेदन है सभी से कि 8:30 बजे तक ही आप लोग अपना वो रखें। 8:25 के बाद हैंड रीच ना करें। और कोई विशेष काम हो, जैसे अब ओमकार नाथ जी की एक समस्या थी, तो उसको अपन ने समाधान करा दिया, क्योंकि वो जनहित में था। अब मैं चाहूंगा आदरणीय रंजना जी से कि वो आए और आभार ज्ञापित करें आज के हमारे योगाचार